अज़ीज़ तलबा आदाब। इस्तकबाल है आप सभी का फासलाती निज़ाम तालीम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में। मैं शहपर शरीफ शोबे उर्दू से आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम के ज़रिए माशरे से वाबस्ता मसाइल पर तवज्जो दिलाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुफीद प्रोग्राम लाए जाते हैं ताकि उनकी मालूमात और इल्म में इजाफ़ा हो सके और वो अपने नाम के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम को भी रोशन कर सकें। उर्दू अदब के नसरी सरमाए में मुतादिद खतूत निगारों के खतूत के मजमूए काबिल कद्र इजाफ़ा हैं। दरअसल खतूत ऐसा आईना होते हैं जिनमें खतूत निगार के जहनी मैलानात के साथ साथ उस अहद के माशरती सियासी रुझानात व ख़यालात, अदबी सूरत हाल और दीगर मसाइल की झलक साफ तौर पर नज़र आती है। खतूत लिखना ज़रूरत भी है और शौक़ भी है, मगर दौर हाजिर में खतूत निगारी का ज़ौक़ रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। जदीद ज़राए तरसील व अबलाग यानी मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ख़त व किताबत की रिवायत में कमी आ गई है। इस कमी के बावजूद दौर हाजिर में खतूत निगारी की रिवायत में बास कलमकार काबिल कद्र इजाफ़ा करने में मुनहमिक हैं। रजब अली बेग सुरूर, मिर्ज़ा गालिब, ग़ुलाम गौस बेखबर, सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी, मेहंदी इफ़ादी, मौलवी अब्दुल हक, अल्लामा इक़बाल, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सादत हसन मंटो, पितरस बुखारी वगैरह का शुमार उर्दू के अहम और मुनफरिद खतूत निगारों में किया जाता है। उदबा, शोरा और दानिश्वरों के खतूत के ज़रिए ऐसी मालूमात भी फराहम हो जाती है जिन्हें किसी और ज़राए से हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उर्दू के खतूत निगारों की खतूत निगारी का मुताला नागुज़ीर है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम के तहत उर्दू के अहम खतूत निगारों पर शुरू की गई सीरीज़ की 7वीं किस्त में हम मेहंदी इफ़ादी की खतूत निगारी के बारे में जानेंगे। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेहंदी इफ़ादी के खतूत रंगीनी और जमालियात की वजह से निहायत दिलचस्प और पुरलुत्फ़ हैं। उनके खतूत में उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को महसूस किया जा सकता है। मेहंदी इफ़ादी अपने खतूत में कहीं अदीब व नक्काद की हैसियत से नज़र आते हैं तो कहीं नासे व मुशफ़िक़ की हैसियत से दिखाई देते हैं। उनके खतूत का मजमूआ मकातीब मेहंदी के नाम से भी शाया हो चुका है। उनके खतूत का मजमूआ मकातीब मेहंदी के नाम से शाया हो चुका है। मेहंदी इफ़ादी के मुतादिद खतूत सरकारी नवैयत के हैं जिनमें वो तहसीलदार की हैसियत से नज़र आते हैं। इस किस्म के खतूत में अफसरानों मातहत मुलाजिमों की बददिमागी, कैंपों की आरइश, मेहमानदारी, मुलाजमत से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल रकम किए गए हैं। मेहंदी इफ़ादी का हल्क़ा अहबाब वसी था जिनमें से कई बेहतरीन अदीब और साहिब ज़ौक़ थे जिनके नाम उन्होंने मुतादिद खतूत लिखे हैं। वो संजीदा मसाइल व मबाहिस को भी खूबसूरत अल्फाज में रकम करने में महारत रखते हैं। वो अक्सर अपने सक्का दोस्तों को उनकी मौलवियत पर छेड़ते भी रहते हैं। शिबली नोमानी को लिखते हैं कि मुद्दत की तलाश के बाद वो जिन्स लतीफ़ हाथ आई जो आप लोगों को दूसरी दुनिया में मिलेगी। मेहंदी इफ़ादी अल्फाज और तराकीब के उलट फेर से अपने खतूत की इबारत को ना सिर्फ पुरलुत्फ़ बना देते हैं बल्कि निहायत मानी ख़ेज़ और बड़े पते की बात भी कह जाते हैं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का अक़्द सानी हुआ और वो निकाह की पहली ही रात को बीमार हो गए तो उनके मुतालिक़ मेहंदी इफ़ादी लिखते हैं, जिसे बिस्तर शिकन होना था वो शायरी की इस्तिलाह में शिकने बिस्तर निकला। और फिर उन्हीं को लिखते हैं, दो आतिशा अच्छी खिंची हुई हो तो निशाते हस्ती कुछ और बढ़ जाता है। मैं इस नशे का असर आपके लिटरेचर पर देखना चाहता हूँ। वो अपने एक दोस्त को नक्काद के मुतालिक़ इस तरह लिखते हैं, नक्काद में मज़ामीन क्या लिखूँ, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा, ऊँट की कोई कल सीधी नहीं। पहले एक खानगी बहम पहुँचाई गई थी, अब डंके की चोट एक सराय वाली पेश की गई है।
یعنی زمانی کی جگہ ایک شگفتہ کلی نے لے لی، شاہ صاحب تصوف کے دل دادا، لغزش مستانہ سہارا ڈھونڈتی ہے، موقع ملا اور پھیلے۔ مہندی افادی کے خطوط کی اہمیت محض اس لیے نہیں ہے کہ وہ صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ ان کے خطوط میں ادبی مباحث، کتب و رسائل پر تنقیدیں اور تبصرے ان کے خطوط میں ادبی مباحث، کتب و رسائل پر تنقیدیں اور تبصرے ادبا و شعراء کی نگارشات کی خوبیوں اور خامیوں پر بے باک اور دو ٹوک آرا جا بجا نظر آتی ہے۔ فلسفہ غالب کے عنوان سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک مضمون لکھا تھا، جس کے متعلق انہوں نے پروفیسر عبد الباری کو ایک خط لکھا۔ جو رکھ رکھاؤ غالب سے منسوب کیا جاتا ہے ان میں اکثر نکات بعد الوقوع۔ میں نہیں کہتا کہ حکیمانہ صداقتیں ان کے کلام میں موجود نہیں، سوال یہ ہے کہ جس فلسفیانہ سانچے میں ہم اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں، کیا شاعر بھی ہر جگہ اسی نقطہ سے واقف تھا؟ اس میں ذرا مجھ کو کلام ہے۔ مہندی افادی کے خطوط میں ان کی فطرت اپنے پورے جمال و شباب کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ مہندی افادی اپنے خیالات و جذبات کو حسین اور لطیف پیرائے میں اس طرح رقم کرتے ہیں کہ ان کی فطرت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ مہندی افادی کے خطوط میں بالغ نظری کے ساتھ بلا کی شوخی، شرارت اور ظرافت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اسے وہ بڑی بے باکی سے اپنے خطوط کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ انہیں نئی تراکیب وضع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ انگریزی اصطلاحات کے لیے نئے نئے الفاظ اور نئی اصطلاحات کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ وہ اردو کی تحریروں میں انگریزی الفاظ کے خواہ مخواہ استعمال کو مستحسن نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ پروفیسر عبد الباری ندوی کو لکھے گئے ان کے ایک خط کی ان سطور سے بھی ظاہر ہے۔ مبادی کے دیباچے میں اسٹائل اور اسٹوڈنٹ کی پیوند کاری کس ضرورت سے ہے؟ آپ کی انگریزی دانی تو مسلم الثبوت ہے، اچھا نظر بد کا اسپند ہوگا۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مہندی افادی کے خطوط میں ان کی سیرت و شخصیت پوری طرح جلوہ گر ہے۔ وہ بعض خطوط میں نہایت بے تکلفی سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے خطوط میں ادبی مباحث، تبصرے اور تنقیدیں بھی ہیں اور موجودہ صورتحال کی عکاسی بھی ہے۔ وہ خوشنما فکروں، اعلیٰ درجے کے الفاظ اور خوشگوار طنز و ظرافت کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے بعض خطوط میں تکلف، تصنع اور کاوشوں کا رنگ بھی جھلکتا ہے، یہاں تک کہ بعض خطوط تو خطوط کی حدود سے بڑھ کر مضامین کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے اہم خطوط نگار کی 7ویں قسم مہندی افادی کی خطوط نگاری کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔